Hello students, in this video we'll discuss chapter number 11, Indian Renaissance, Social and Religious Reformers in India। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स को, बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्मर्स को। बेटा इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में बहुत सारे एविल्स थे, बहुत सारी बुराइयां थी। उन सारे एविल्स को दूर करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए, तो जिन्हें हमने क्या कहा, रिफॉर्मर्स। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने समाज में, मतलब सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाए, तो उन्हें हमने कहा सोशल रिफॉर्मर। और बहुत ज़्यादा रिजिडिटी थी रिलीजियस मैटर्स में, तो कुछ लोगों ने इस रिजिडिटी को कम करने की कोशिश की और उन्हें कहा गया रिलीजियस रिफॉर्मर। तो सोसाइटी में भी चेंजेस लेके आए और धर्म के मामले में, मतलब रिलीजन में भी चेंजेस लेके आए। हम ऐसे सारे लोगों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रिफॉर्म्स इन इंडिया। देखो बेटा, ये बात हम लोग लास्ट चैप्टर में भी कवर कर चुके हैं कि भाई ये जो वेस्टर्न एजुकेशन था, ये जो ब्रिटिशर्स अपने हेल्प के लिए लेके आए थे कि भाई हम लोगों को इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो हमें कंपनी के लिए अच्छे लॉयल एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, इनका टेस्ट चेंज होगा, तो ये ब्रिटिश गुड्स की डिमांड करेंगे। पर ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, इसका उल्टा भी कुछ कुछ हुआ। क्या हुआ कि जब हमने इंग्लिश एजुकेशन को लिया तो हमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारी बातें समझ में आने लगी, है ना। तो देखो, जो वेस्टर्न एजुकेशन था ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स की तरह साबित हुआ। जैसे जैसे वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड होता गया, बहुत सारे जो इंडियंस थे इम्बाइब्ड अ मॉडर्न, रैशनल, लिबरल, प्रोग्रेसिव आउटलुक। तो बहुत सारे इंडियंस का जो आउटलुक था वो मॉडर्न हो गया, रैशनल लॉजिकल थिंकिंग उनके अंदर आ गई, वो लिबरल सोच रखने लगे और उनका आउटलुक भी प्रोग्रेसिव हो गया कि भाई हमें प्रोग्रेस करनी है और हमें प्रोग्रेस अंडर ब्रिटिश रूल नहीं करनी है, इंडिया को प्रोग्रेस करते हुए देखना है। ये जो कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमें यूज़ नहीं करना है, हमें लिबरल हो जाना है, हमें लॉजिकली सोचना है। और जब हम लॉजिकली सोचते हैं तो हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि इंडिया हमारी कंट्री है जिसके ऊपर हमारा रूल होना चाहिए, पर रूल कौन करे? ब्रिटिश। अब बेटा जब मॉडर्न आइडियाज आ गए, ठीक है, उसके बाद न्यू अवेकनिंग आई, एक नई सोच आई, पुनर्जागरण जिसे हम बोलते हैं कि लोग फिर से जागृत हो गए, लोगों का जो चीज़ों को देखने का नज़रिया था वो बदलने लगा। तो जो मॉडर्न आइडियाज थे उनसे क्या आई, न्यू अवेकनिंग, ठीक है, लोग जागृत हो गए। यहाँ पर बेटा जो वर्ड है अवेकनिंग, तो उस अवेकनिंग का मतलब होता है जब हम पहली बार कुछ सोचने लगे, कुछ समझने लगे, एक नए तरीके से सोचें। तो मॉडर्न आइडियाज़ की वजह से एक न्यू अवेकनिंग आ गई। बहुत सारी जो बातें थी जिन्हें हम पहले अलग तरीके से देखते थे, अलग तरीके से सोचते थे, अब हमने उन्हें एक अलग तरीके से देखना चालू कर दिया। और अब हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि हमारी कंट्री इंडिया जो इतनी बड़ी है, वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन का जन्म जहाँ पर हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म इंडिया में ही हुआ है ना बेटा। तो एक वास्ट एंशिएंट कंट्री जिसका नाम है इंडिया, उसे हैंडफुल फॉरेनर्स ने एनस्लेव बना लिया है। पोर्तुगीज आए, गोवा पे कब्जा करके बैठ गए, फ्रेंच आए, हमारे पौंडीचेरी वाले एरिया को ले लिया, अलग अलग जगह पे अपने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिए, ब्रिटिश ने तो लगभग पूरे इंडिया को ही कंट्रोल कर लिया। तो ये हैंडफुल फॉरेनर्स हमें गुलाम बना के रख दिए। इट वॉज अ वेकअप कॉल, और ये हमारे लिए वेकअप कॉल था कि भाई अब नहीं जागे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये टाइम जो था बेटा वो हमारी कंट्री के लिए एक वेकअप कॉल की तरह था। वो कंट्री जो इतने टाइम से जंजीरों में बंधी हुई थी, उसके लिए ये एक वेकअप कॉल था कि भाई उठो, जागो और कुछ करो। इंडिया स्लम्बर्ड एज वर्ल्ड मार्च्ड ऑन। बेटा इस सेंटेंस का मतलब है कि जैसे ही दुनिया आगे की तरफ बढ़ी, हम झपकी लेने लगे, हम ऊँघने लगे या हम सो गए, ठीक है। जैसे जैसे पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच ये लोग आगे की तरफ आए और हमने इनके अगेंस्ट में कुछ किया ही नहीं। ये जो शौक था कि भाई हम एनस्लेव हो चुके हैं, ये जो शौक था, ये जो सदमा था कि भाई हम गुलाम हो चुके हैं, इसी ने हमें गैल्वेनाइज किया, इसी ने हमें मजबूर किया, इसी ने हमें भाई इतनी ताकत दी कि अब हम एक्शन में आए। बहुत सारे जो इंडियंस थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई आज़ादी तो ठीक है, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, पर उसके पहले हमें सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं सोशल रिलीजियस एविल्स ने हमारी सोसाइटी को स्टैग्नेशन में अरेस्ट रखा है। हम आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वही छोटी छोटी बातों में लेके फंसे हुए हैं। तो इंडियन सोसाइटी को इस स्टैग्नेशन से बाहर निकालना है, तो हमें
पहले सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स करने होंगे। बेटा जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे वो बिल्कुल डीप में घुस गए, उन्होंने चीज़ों को खोद खोद के निकाल लिया। डेल्व्ड मतलब किसी चीज़ में तल्लीन हो जाना, बिल्कुल रम जाना, ठीक है, घुस जाना और बिल्कुल उसकी तह तक चले जाना। तो जितने भी वेस्टर्न स्कॉलर्स थे डेल्व डीप इनटू इंडियन एंशिएंट पास्ट, जो हमारा प्राचीन इतिहास था उसमें बिल्कुल अंदर तक चले गए और उन्होंने इंडियंस को हेल्प किया कि भाई तुम अपने ग्लोरियस हेरिटेज को रीडिस्कवर करो। बहुत सारा ऐसा कुछ तुम्हारे पास में है जो दुनिया में कहीं किसी के पास भी नहीं था। तुम्हारा साइंस, तुम्हारा लिटरेचर बहुत आगे था। इस बात की डिस्कवरी किसने की? वेस्टर्न स्कॉलर्स ने। जब वो उन पूरी चीज़ों को ध्यान से पढ़ने लगे, तल्लीन हो गए, रम गए, उसके बाद उन्होंने हमें एहसास दिलाया भाई हमारे पास भी बहुत कुछ था। ये जो अंग्रेज हमें बताते हैं ना कि आप तो बिल्कुल निल हो, आपकी पूरी लाइब्रेरी, पूरा लिटरेचर हमारी एक लाइब्रेरी के बराबर है, ऐसा कहा था। किसने? मकाले ने कहा था कि इंडियन लिटरेचर को मिला लो, पर्शियन लिटरेचर को मिला लो और अरेबियन लिटरेचर को मिला लो, इन तीनों लिटरेचर का जो भी मॉरल है, जो भी क्रक्स है, वो हमारी एक लाइब्रेरी की एक शेल्फ में मिल सकता है। हम तो कैसे हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, हमें तो अनसिविलाइज्ड हैं हम तो। ये सारी बातें जो अंग्रेजों ने कही थी ना, वो वेस्टर्न स्कॉलर्स बता रहे हैं। हमारे इंडियंस जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन लिया है वो हमारे एंशिएंट पास्ट को रिडिस्कवर करके बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास भी बहुत ग्लोरियस हेरिटेज थी, हमारा भी बहुत गोल्डन पास्ट था। अब बेटा ये वो टाइम आ गया था जब हमें आगे की तरफ बढ़ना है, आउटवर्ड देखना है, अपने आउटलुक को चेंज करना है। ये वो टाइम था जब हम अपने अंदर देखें कैसे क्रिटिकली। देखो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले अपनी कमियों को जानना पड़ेगा, है ना। तो आप इनवर्ड देखें, वो भी क्रिटिकली। पहले सोचें कि आपके अंदर, आपकी सोसाइटी में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या वीकनेस है और हमारी सोसाइटी में कितनी स्ट्रेंथ है, ये भी हम देखेंगे। तो आपको क्रिटिकली अपनी वीकनेसेस को देखना है, साथ ही साथ अपनी सोसाइटी की स्ट्रेंथ को भी देखना है। देखो, हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं, तो कमियों को ख़त्म करेंगे, अच्छाइयों को और बढ़ाएंगे। ये जो स्टैग्नेशन मतलब रुक जाना, रुकावट आ गई है। और बेटा देखो, जो भी चीज़ रुकी हुई रहती है वो सड़ने लगती है, गलने लगती है। कंटिन्यू साइकिल चलती रहना चाहिए हर चीज़ की। तो स्टैग्नेशन मतलब जो रुका हुआ है, करप्शन जो भ्रष्टाचार आ गया है, डीजनरेशन। तो बेटा ये जो रुका हुआपन है, जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, और जो इंडियन सोसाइटी, कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी का ये जो डीजनरेशन हो रहा है, डीजनरेशन होना मतलब गिरावट आना, क्वालिटी में खराबी आ जाना, मतलब क्वालिटी कम हो जाना। डीजनरेशन मतलब किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी है उसका ख़राब होना होता है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को हमको ऑनेस्टी के साथ फेस करना है और रिजॉल्व करना है टू रिवाइव एंड रिवाइटलाइज। रिवाइव करना मतलब पुनर्जीवित करना, जो चीज़ें खराब हो गई उन्हें फिर से अच्छा करना। रिवाइटलाइज मतलब उनके अंदर नई एनर्जी भर देना। तो फिर से सुनो इस बात को कि आपकी सोसाइटी में जो गिरावट आ गई है, जो करप्शन है, जो स्टैग्नेशन है, उसको आपको प्रॉपरली असेस करके ऑनेस्टी के साथ रिजॉल्व करना है, नई ऊर्जा उसके अंदर भरनी है, हमारी सोसाइटी को रिवाइटलाइज करना है। ये कौन बोल रहे हैं बच्चा? वो इंडियंस जो इंग्लिश एजुकेशन लेके एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम पहले रिफॉर्मर को पढ़ेंगे जो हैं राजा राम मोहन रॉय। ये जो अवेकनिंग मूवमेंट थी, ये जो पुनर्जागरण का टाइम था, इसके सेंट्रल फिगर थे राजा राम मोहन रॉय। ये मॉडर्न एज के पायोनियर थे। पायोनियर मतलब जिन्होंने पहली बार सबसे शुरुआत की, वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। बेटा ये जो वर्ड है पायोनियर, इसका मीनिंग होता है अग्रणी। तो बेटा मॉडर्न एज जो थी इंडिया में, इसके जो पायोनियर थे, जो अग्रणी व्यक्ति थे, वो थे राजा राम मोहन रॉय। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि भाई ये जो राजा राम मोहन रॉय हैं ये इंडियन रिनाइसेंस के फादर हैं, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस। इंडिया में जो पुनर्जागरण आया, इंडिया में जो फिर से सोचने समझने की, सोसाइटी को सुधारने की जो सोच आई, उसके फादर कौन ही थे? राजा राम मोहन रॉय। एंड प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म के प्रॉफिट भी राजा राम मोहन रॉय हैं। इंडियन रिनाइसेंस के फादर भी राजा राम मोहन रॉय हैं। ऐसा कौन कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। जो राजा राम मोहन रॉय हैं उन्होंने बिना डर के, बिना थके
अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करती बेटा इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, इंडियन सोसाइटी में सुधार लाने के लिए, उसको वापस से पुनर्जीवित करने के लिए इन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ टायरलेसली, फियरलेसली निछावर कर दी कंट्री के ऊपर। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय ने बहुत मेहनत से काम किया, बिना डरे बिना थके काम किया और सोसाइटी को रिफॉर्म किया, रीजनरेट किया। राजा राम मोहन रॉय बेटा एक बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, मतलब बहुत बढ़िया एजुकेशन उन्होंने ली थी। बहुत सारी लैंग्वेजेस इन्हें आती थी, संस्कृत पढ़ लिख लेते थे, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और हिब्रू। हिब्रू कहाँ की लैंग्वेज है बेटा? जीव की लैंग्वेज है। इजराइल आप लोगों ने सुना होगा ना, अभी हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, एक कंट्री जो पूरे अरेबिक वर्ल्ड के बीच में फंसी हुई है, बनी हुई है, और फिर भी दुनिया में अपने आयरन ड्रोन के लिए जानी जाती है इजराइल। तो इजराइल की भाषा है हिब्रू। तो इन्हें संस्कृत आती थी, पर्शियन आती थी, अरेबिक आती थी, इंग्लिश आती थी, लैटिन, ग्रीक और हिब्रू लैंग्वेज आती थी। किसको? राजा राम मोहन रॉय को। और हमारी कंडीशन ऐसी है बेटा, हमें 2 भाषाएं भी प्रॉपर नहीं आती, ना तो हम हिंदी प्रॉपर लिख पा रहे हैं, ना इंग्लिश प्रॉपर लिख पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं। तो बेटा इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की, वेद की, कुरान की, बाइबल की, तीनों को पढ़ा इन्होंने। वेद को भी पढ़ा, कुरान को भी पढ़ा, बाइबल को भी पढ़ा, और बाइबल में भी ओल्ड टेस्टामेंट जो जीव का है, न्यू टेस्टामेंट जो क्रिश्चियंस का है, दोनों को पढ़ लिया। इन सब के बाद राजा राम मोहन राय कन्विंस हो गए कि जो बेसिक यूनिटी है, बेसिक यूनिटी ही फंडामेंटल ट्रुथ है सारे रिलीजन का। भले ही धर्म मुस्लिम हो, भले ही धर्म मतलब क्रिश्चियनिटी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, बुद्धिज़्म हो, इन सब का जो क्रक्स है उसमें बेसिक यूनिटी कहीं ना कहीं है। फंडामेंटल ट्रुथ सारे रिलीजन का किस में बसा हुआ है? बेसिक यूनिटी में। राजा राम मोहन रॉय बेटा, जो राजा राम मोहन रॉय थे उनका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बिलीव था फिलॉसफी में। किस फिलॉसफी में? वेदांत की फिलॉसफी में, उपनिषद में, वेद में, इस फिलॉसफी में स्टॉन्च मतलब बहुत कट्टर बिलीव था इनका, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव था वेद की फिलॉसफी में, उपनिषद की फिलॉसफी में, है ना, विच वॉज बेस्ड ऑन रैशनल थिंकिंग। अगर हम चारों वेदों की बात करें, भले वो ऋग्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, यजुर्वेद हो, ये बेटा चारों के चारों वेद रेशनल थिंकिंग की बात करते हैं। और राजा राम मोहन रॉय बात करते हैं कि भाई जब तक रैशनल थिंकिंग नहीं है, जब तक तो आपका जीवन किसी काम का ही नहीं है। ये ग्रेट एडमायर थे फिलॉसफीज के ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। मतलब ऐसा नहीं था कि इन्होंने हमारे वेद पढ़े, मतलब उपनिषद वेद पढ़े तो इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा कर दिया कि भैया क्रिश्चियनिटी में कुछ दम नहीं है, इस्लाम में कुछ दम नहीं है। इन्होंने हमारे वेद तो पढ़े ही पढ़े, हिंदुज़म में जो वेद हैं वो पढ़े, उपनिषद पढ़े, साथ ही साथ इन्होंने जब क्रिश्चियनिटी को पढ़ा, इस्लाम की फ़िलॉसफी को देखा, तो ये उसे भी एडमायर करने लगे। और इनका मानना ही था ना कि भाई सारे धर्म बात करते हैं कि भाई बेसिक यूनिटी तो होना चाहिए, यही फंडामेंटल ट्रुथ है, सारे धर्म कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हैं, ऐसा मानना था राजा राम मोहन रॉय का। रिलीजियस रिफॉर्म की बात करें हम, धार्मिक मामलों में, धर्म के मामले में क्या क्या रिफॉर्म किए, तो जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई रिलीजन का इम्पोर्टेंस तो है सोसाइटी में। राजा राम मोहन रॉय को ये बात तो पता चल गई कि धर्म का कहीं ना कहीं समाज में इम्पोर्टेंस है। रिलीजियन सेंट्रल है, हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल की लाइफ में रिलीजियन का बहुत इम्पोर्टेंस है। जितने भी सोशल लाइफ है व्यक्ति की, जितना भी सामाजिक जीवन है, वो कहीं ना कहीं धर्म के आसपास ही घूमता रहता है। आपको कौन सा उपास करना है, कौन सी साड़ी पहनना है, किस तरीके से पूजा करनी है, कब हवन करवाना है, ये सारी की सारी चीज़ें। देखो अगर मुस्लिम की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, तो सब में शादी करवाने का तरीका एक अलग अलग तरीका होता है। कहीं चर्च में शादी हो रही है, कहीं पे मॉल की शादी करवा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी सोशल लाइफ है वो किससे जुड़ी हुई है? हमारा सामाजिक जीवन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो अगर हमें सोसाइटी में, समाज में सुधार करने हैं तो पहले हमें धर्म में सुधार करना पड़ेगा। जब तक आप धर्म में सुधार नहीं कर सकते, समाज में सुधार नहीं हो पाएगा। ही प्रोपेगेटेड द फॉलोइंग रिलीजियस आइडियाज़, और उन्होंने कुछ रिलीजियस आइडियाज़ को प्रोपेगेट, वो रिलीजियस आइडिया अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, जो कि बेस थे रैशनलिज्म एंड फिलॉसफी ऑफ वेदा। रैशनलिज्म मतलब तार्किक सोच, क्या गलत है क्या सही है उसको अलग पैरामीटर पे सोचना रैशनलिज्म होता है। वेद की फिलॉसफी पे, इन दोनों पे बेस करके उन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। पहला आइडिया है कि भाई भगवान तो एक ही है,
हु इज़ द क्रिएटर एंड प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स? मोनोथिज्म। वो मोनोथिज्म पे बिलीव करते थे कि भाई भगवान तो एक ही है जिसने हमारे अर्थ को, हमारे यूनिवर्स को क्रिएट किया है और वो यूनिवर्स को प्रिजर्व कर रहा है, तो गॉड एक ही है। जितने भी मैन हैं वो सब उसी एक भगवान की बच्चे हैं। ऑल मेन्स आर चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर फोर इक्वल। इसलिए हम सब इक्वल हैं, भले हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्ध हैं, हम सब इक्वल हैं। मतलब हम सबके बीच में भाईचारा होना चाहिए। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम मूर्ति पूजा करें। आइडल्स मतलब होता है मूर्ति, मंदिरों में जाएं, मूर्ति पूजा करें, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हम रिचुअल्स को परफॉर्म करें, यज्ञ करें, हवन करें, सेक्रीफाइस करें। कभी गधे की बलि, गधे सॉरी 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 कभी मुर्गे को काटते हैं, कभी बकरे को काटते हैं, कभी भैंस को काटते हैं। आप लोगों ने बाहुबली में देखा होगा ना, वो भैंस को काट के युद्ध के ऊपर जाते हैं, भैंसे की बलि दे देते हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा राजा राम मोहन रॉय कहते हैं। गॉड कुड बी रीच्ड थ्रू प्रेयर एंड डिवोशन। राजा राम मोहन रॉय का मानना है भगवान को प्राप्त आप प्रेयर से, डिवोशन से कर सकते हो। किसी बलि की, किसी सेक्रीफाइस की, किसी हवन की कोई ज़रूरत नहीं। राजा राम मोहन रॉय बेटा बहुत ज़्यादा कंडेम करते थे। कंडेम करना होता मतलब बुराई करना। किसको कंडेम करते थे? वो इस बात को बेटा कंडेम करते थे, अपराध की तरह समझते थे कि भाई ये जो प्रीस्ट है, मतलब जो ब्राह्मण्स हैं, भले ही वो ब्राह्मण्स हो, भले ही वो चर्च के फादर हो, भले ही वो मौलवी हो, तीनों को बोल रहे हैं, वो किसी एक को नहीं बोल रहे हैं। भले ही आप चर्च के फादर हो, भले ही आप ब्राह्मण प्रीस्ट हो, भले ही आप मुस्लिम प्रीस्ट हो, आपका जो डोमिनेशन है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको वो कंडेम करते थे, अपराध की तरह देखते थे, क्योंकि यही लोग मिसलीड करते हैं लोगों को। एंड परपेचुएटिंग रिचुअलिज्म, और रिचुअलिज्म को परपेचुएट कर रहे हैं। और ये जो रिचुअलिज्म है, जो प्रथाएं हैं, उनको और लंबे टाइम तक बढ़ाते रहते हैं। कौन? ये मौलवी, ये पादरी, ये पंडित। बस ये क्या सोचते हैं भाई, जितना ये रिचुअल परफॉर्म करेगा उतना हमारी इनकम बढ़ती जाएगी। आप लोगों ने पीके मूवी देखी होगी ना, पीके मूवी में आमिर खान कितने तरीक़ों से भले वो पूजा करने की कोशिश करता है, मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, चर्च में भी जाता है, तो फाइनली उसको मिलता कोई नहीं, हर व्यक्ति उसे मिसगाइड करता है। एंड सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस लाइक सती, और सती जैसी प्रथा। सती में क्या होता था बेटा, एक जिंदा औरत को मरे हुए उसके हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था। क्या ये ह्यूमन प्रैक्टिस थी? नहीं, बिल्कुल इनह्यूमन थी। और बेटा राजा राम मोहन रॉय को ट्रिब्यूट देने के लिए हमने उनके नाम से क्या निकाला? स्टैम्प। अब बेटा जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने बंगाली में ट्रांसलेशन किया वेद्स का, उपनिषद्स का, ठीक है, टू प्रूव दैट ऑल द एंशिएंट रिलीजन टेक्स्ट प्रीच्ड मोनोथिज्म। ये बताने के लिए कि आप वेद की बात कर लो, आप उपनिषद्स की बात कर लो। जब बंगाली में ट्रांसलेशन कर दिया तो हर व्यक्ति को उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि बेटा जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं ये मोनोथिज्म की बात करते हैं, एकांशवाद की बात करते हैं, एक भगवान की बात करते हैं। सोशल रिफॉर्म, अब धर्म में तो रिफॉर्म हो गए, अब समाज में रिफॉर्म लाना है, सोसाइटी में रिफॉर्म लाना है। क्योंकि राजा राम मोहन रॉय सोशल रिफॉर्मर भी थे। इन्होंने क्रूसेड, क्रूसेड का हिंदी मीनिंग होता है बेटा धर्म युद्ध। क्या होता है? धर्म युद्ध। सोशल एविल्स के अगेंस्ट में इन्होंने धर्म युद्ध चालू कर दिया, ठीक है। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध। तो क्योंकि ये सोशल रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन रॉय, इसीलिए इन्होंने एक धर्म युद्ध चालू कर दिया। किसके अगेंस्ट में? जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी जो समाज में थी, जिनको सैंक्शन देती थी प्रीस्टी क्लास, ब्राह्मण बोलते थे रिचुअल्स करो, यज्ञ करो, हवन करो, बलि दो, सोने का दान करो, चांदी का दान करो। सेम ऐसे ही पादरी बोलते थे, मतलब फादर बोलते थे चर्च के, सेम ऐसे ही मौलवी बोलते थे। तो इस सब के अगेंस्ट में धर्म युद्ध छेड़ दिया राजा राम मोहन रॉय ने। इन्होंने ब्रह्म सभा बनाई। क्या बनाई? ब्रह्म सभा। कब बनाई? 1828 में। 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा बनाई, जो बाद में ब्रह्मो समाज बन गई। और इसने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया, वो भी कौन से? एजुकेटेड यंग मैंस को, जो इन्फ्लुएंस्ड हुए लिबरल और नेशनलिस्ट आइडियाज से। कहाँ के? वेस्ट के। देखो, अगर आप वेस्ट में जाओगे तो आज भी आप इस चीज़ को नोट करोगे कि वो बहुत लिबरल हैं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत लिबरल हैं। आज हमें उनकी कुछ बुराइयां दिखती हैं, दैट इज़ वेरी ओके, और बहुत सारे मैटर्स में बेटा वो बहुत लिबरल हैं। तो जो एजुकेटेड यंग मैन थे वो ब्रह्मो समाज के टुवर्ड्स बहुत अट्रैक्ट हुए। ब्रह्मो समाज का फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या था? ब्रह्म सभा।
जो ब्रह्मो समाज था उसने बहुत स्ट्रगल किया, रिलेंटलेस कंटिन्यू स्ट्रगल किया बहुत सारे सोशल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में, जैसे सती सती मतलब जिंदा औरत को जला देना मरे हुए पति के साथ, कास्ट डिस्टिंक्शन, तुम ऊंची जात हम नीची जात, छुआछूत अनटचेबिलिटी, भाई तू मुझे टच मत करना, तेरी परछाई मेरे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, तो दोपहर के समय में मेरे घर के सामने से निकलना नहीं, तेरी परछाई खराब है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज, छोटे छोटे बच्चों की शादी करती जाती, पॉलीगैमी, एक पति बहुत सारी पत्नियां रख सकता है, इन सब के खिलाफ ब्रह्मो समाज ने लड़ाइयाँ की। ब्रह्मो समाज सपोर्टेड, क्या क्या सपोर्ट किया ब्रह्मो समाज ने? एजुकेशन ऑफ वीमेन, मतलब औरतों को पढ़ाओ। विडो रीमैरिज, जो विधवा औरतें हो जाती हैं, विडो किसको बोलते हैं? बच्चा जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसे हम विडो बोलते हैं, विडो की फिर से शादी करवा दो। जो राजा राम मोहन रॉय थे, बहुत पैशनेट स्ट्रगल किया उन्होंने सती के टुवर्ड्स, मतलब देखो उन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी बात की, विडो रीमैरिज की बात की, पर उनका जो मेन मुद्दा था वो था सती प्रथा को खत्म करना। बेटा जब तुम लोगों ने कभी, अब तुम 8th में हो तो कभी तो तुमने मैगी बनाई होगी, कभी कॉफ़ी बनाई होगी, कभी चाय बनाई होगी, कुछ लड़कियों ने हो सकता है रोटी वगैरह भी बनाई हो, तो तुम्हें ये बात तो पता है कि थोड़ा सा भी हमें जल जाता है तो कितना दर्द होता है। पूरी की पूरी जिंदा औरत को जला देना क्या आसान रहा होगा? और राजा राम मोहन रॉय को सती की लड़ाई में सपोर्ट किसने भी किया? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और उन्होंने सती प्रथा को बैन कर दिया 1829 में। और ये बहुत बड़ी जीत थी ब्रह्मो समाज की, सती प्रथा को बैन कर देना। सती प्रथा कब बैन हुई? 1829 में। इसके बाद आते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स। भाई पहले इन्होंने रिलीजन में चेंज किया, फिर सोसाइटी में चेंज किया, अब एजुकेशन में क्या चेंज किया? देखो जो राजा राम मोहन रॉय थे वो ग्रेट चैंपियन थे किसके? मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन की। खुद भी वेस्टर्न एजुकेशन में पढ़ाई की, वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत एडमायर करते थे क्योंकि वहाँ पर रैशनल बेसिस पे बात होती थी, लॉजिक, तार्किक, लॉजिक थिंकिंग की बात होती थी। उनका बिलीव था कि भाई ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को एक्स लेके आएगा और सोशल चेंज का जो पेस है, जो स्पीड है, उसको एक्सिलरेशन देगा, उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। सो अगर हम मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते हैं तो हमारी सोसाइटी बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाएगी। उनका बिलीव था कि अगर हमारी इंडियन सोसाइटी को, इंडियंस को साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो वेस्टर्न प्रिंसिपल पे चलना ही पड़ेगा, रीज़न ह्यूमैनिज्म को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अब जिंदा औरत को जला दे रहे हो, ह्यूमैनिज्म तुम में है ही नहीं। आप एक औरत की बचपन में बहुत छोटी सी बच्ची की शादी कर दे रहे हो, वो जब 10, 12, 15 साल की हो जा रही, विडो हो जा रही है, उसको पूरा जीवन सफ़ेद साड़ी में टकला करके रख रहे हो, तो तुम में ह्यूमैनिज्म तो है ही नहीं ना। तो अजय राम मोहन रॉय कहते हैं कि अगर तुम्हें साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो वेस्टर्न प्रिंसिपल को अडॉप्ट करो, रीज़न की बात करो, ह्यूमनिज्म पे ध्यान दो। और ये सब कब आएगा तुम्हारे अंदर? जब तुम मॉडर्न साइंस पे बिलीव करोगे। पहले के लोग तो पता क्या बोलते थे कि अगर आप अपने बेटे की शादी पढ़ी लिखी लड़की से कर दोगे ना तो वो जल्दी मर जाएगा। बताओ इसमें कोई लॉजिक हुआ? बेतुकी बातें करते थे। तो राजा राम मोहन ने वही करा, ये फालतू बातों को छोड़ो भाई, कुछ अच्छा करो। अच्छा यहाँ पर एक बात और समझ लो कि राजा राम मोहन रॉय ये स्ट्रांगली कहते थे कि वो सब कुछ वेस्ट में हो रहा है, वो सब कुछ हमें नहीं लेना, हमें उतनी ही चीज़ें लेना है जिससे हमारा डेवलपमेंट हो सके, हमारी सोसाइटी चेंज हो सके, हम प्रोग्रेसिव बन सकें। उन्होंने कॉपी करने की बात कभी नहीं की कि तुम बंदर की तरह नकल उतारने लगो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। राजा राम मोहन रॉय ने कभी भी नहीं कहा कि हम ब्लाइंडली एक्टिंग करेंगे वेस्ट की, ना ही तो उन्होंने ये बोला कि आप ब्लाइंडली उनको एज इट इज़ फॉलो करने लगो। नहीं तो इन्होंने ये कहा कि तुम वेस्टर्न एजुकेशन को ब्लाइंडली फॉलो करो, नहीं तो उन्होंने ये कहा कि आप अपने खुद के पास्ट पे, इंडियंस पे बिल्कुल ब्लाइंडली रिलाई करो। जो कुछ इंडिया के पास में कहा गया उसको भी सोच समझ के अडॉप्ट करो, जो कुछ वेस्ट में उसको भी सोच समझ के अडॉप्ट करो। जो आइडियल सिचुएशन है वो बैलेंस रहनी चाहिए, बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। आपको बेस्ट लेना है, जो कुछ आपके ईस्ट में अच्छा है उसे ले लो, जो कुछ वेस्ट में अच्छा है उसे अच्छा लो। देखो ये तो हर व्यक्ति को जानना और समझना चाहिए कि हमारे आसपास जितना भी कुछ अच्छा है उस सबको हम ले लें, जो भी कुछ बुरा है उसे हम छोड़ दें और सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट करें अच्छा अच्छा लेकर के। इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन किए जहाँ पर इन्होंने ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग को कंबाइन किया वेस्टर्न नॉलेज के साथ, कि भाई हम इंडियन ट्रेडिशनल लर्निंग को भी देंगे, वेस्टर्न नॉलेज भी देंगे। और इन्हें असिस्ट कर रहे थे डेविड हेयर, स्कॉटिश वॉच मेकर थे जिन्होंने हिंदू कॉलेज खोला कलकत्ता में। डेविड हेयर
जो कि एक स्कॉटिश वॉच मेकर थे। ये साथ में थे राजा राम मोहन रॉय के, और इन दोनों ने मिलकर हिंदू कॉलेज खोला कलकत्ता में, विच लेटर डेवलप्ड इनटू प्रेसिडेंसी कॉलेज, और बाद में इसी हिंदू कॉलेज का नाम हो गया प्रेसिडेंसी कॉलेज। इन्होंने वेदांत कॉलेज भी ओपन किया और वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाए जाने लगे, जिनमें इंडियन लर्निंग भी थी वेस्टर्न साइंसेस के साथ। तो यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय को देखा हमने, जिन्होंने पहले रिलीजन में सुधार की बात की, फिर सोसाइटी में सुधार किया, फिर एजुकेशन में सुधार किया। अब हम पढ़ेंगे बेटा ईश्वर चंद विद्यासागर को। अगर मैं ईश्वर चंद विद्यासागर की बात करूँ तो बेटा राजा राम मोहन रॉय को तो हमने फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस बोल दिया, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म मूवमेंट बोल दिया। पर यहाँ पर अगर हम ईश्वर चंद विद्यासागर की बात करें तो इनका भी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल कम नहीं है। इन्होंने भी आउटस्टैंडिंग सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म किए, और इन्हें भी एक आउटस्टैंडिंग सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये बहुत ही बड़े ह्यूमनिस्ट थे और चैम्पियन थे पुअर और डाउन ट्रोडन लोगों के। पुअर मतलब गरीब लोगों की बात इन्होंने बहुत की, डाउन ट्रोडन मतलब जो अनटचेबल लोग थे, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते थे, उनके लिए बहुत बात की, गरीबों की बहुत बात की। बहुत ही बड़े ह्यूमनिस्ट थे कौन? ईश्वर चंद विद्यासागर। इन्होंने भी बेटा बिना डरे बिना थके काम किया। इन्होंने बिना थके बिना डरे सोसाइटी को फ्री करने की बात की फ्रॉम द शैकल। शैकल मतलब होता है सांकल, ब्लाइंड फेथ, ऑर्थोडॉक्सी जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, जो अंधविश्वास था, जो ब्लाइंड फेथ था, उसकी जंजीरों से इन्होंने सोसाइटी को आज़ाद करने की बात की। और बेसिकली ये चैंपियन थे किसके? पुअर और डाउन ट्रोडन के। बहुत ही बड़े ह्यूमनिस्ट थे। अब हम देखेंगे बेटा सोशल रिफॉर्म्स को। किसके सोशल रिफॉर्म्स को? कि भाई वो सोशल रिफॉर्म्स जो कौन लेके आए? विद्यासागर जी। तो विद्यासागर जो थे वो डिनाउंस करते थे, यहाँ पर ये जो वर्ड है डिनाउंस, इसका मीनिंग होता है पब्लिकली किसी चीज़ को क्राइम बोल देना, सार्वजनिक रूप से किसी चीज़ को अपराध बोलना। तो उन्होंने डिनाउंस किया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, जो जाति को लेके जो भेदभाव होता है उसे उन्होंने डिनाउंस किया है। ये प्रिंसिपल होते थे बेटा संस्कृत कॉलेज के, और ये उस टाइम की बात है जब संस्कृत पे हेजिमनी होती थी ब्राह्मण्स की। सिर्फ ब्राह्मण्स को राइट था संस्कृत लर्न करने का, लिखने का। तो इन्होंने उस टाइम नॉन ब्राह्मण्स स्टूडेंट्स को एडमिट किया अपने संस्कृत कॉलेज को, और ये बहुत स्ट्रांगली अपोज करते थे ब्राह्मण्स की मोनोपोली को, कि भाई क्यों संस्कृत पढ़ना, एंशियंट वैदिक टेक्स्ट को पढ़ना, उपनिषद को पढ़ना, वेद को पढ़ना सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स के पास है। हम नॉन ब्राह्मण्स भी, खैर मैं तो ब्राह्मण हूँ, हम नॉन ब्राह्मण्स भी संस्कृत पढ़ना सीख सकते हैं, और वंस वी लर्न संस्कृत हम सारे टेक्स्ट उपनिषद वेद सब पढ़ पाएंगे। ऐसा कहना किसका था? विद्यासागर जी का। ये हैं बेटा ईश्वर चंद विद्यासागर। और बेटा ये रिसेप्टिव थे। रिसेप्टिव का मीनिंग क्या होता है? रेडी टू लिसन न्यू व्यूज़, न्यू आइडियाज़। तो ये बहुत रिसेप्टिव थे वेस्टर्न फिलॉसफी के, वेस्टर्न कल्चर के। देखो किसी भी सोशल रिफॉर्मर ने ब्लाइंडली फॉलो करने को नहीं कहा है वेस्टर्न कल्चर को, पर बेटा ये तो कहा है कि जो कुछ वहाँ पर अच्छा है, जैसे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, रीज़न है, लॉजिक है, उसको तो आप अडॉप्ट कर लो। तो इनका प्रिंसिपल था कि भाई एक हैप्पी ब्लैंड होना चाहिए, कि जिसमें ईस्ट का भी बेस्ट हो, वेस्ट का भी बेस्ट हो। मतलब एक ऐसा ब्लैंड तैयार करें जिसमें हम ईस्ट की सारी अच्छी चीज़ें, वेस्ट की सारी अच्छी चीज़ें ले लें। ही इंट्रोड्यूस द स्टडी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। इन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी को इंट्रोड्यूस किया संस्कृत कॉलेज में। देखो इस संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे, उसके बाद भी इन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी को अपने संस्कृत कॉलेज में इंट्रोड्यूस किया। विद्यासागर का जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है वो है इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वीमेन। सोसाइटी में उस टाइम में औरतों की कंडीशन बहुत ज़्यादा डिटोरिएट, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो जैसे राजा राम मोहन रॉय का मेजर कंट्रीब्यूशन हम सती में मानते हैं, वैसे विद्यासागर का कंट्रीब्यूशन हम मानेंगे कि भाई इन्होंने औरतों के स्टेटस को इम्प्रूव किया सोसाइटी में। विद्यासागर भी स्टॉन्च सपोर्टर थे। स्टॉन्च मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया, कट्टर, मतलब जो बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हो जाए कि भाई ये चीज़ सही है। तो विद्यासागर स्टॉन्च सपोर्टर थे विमेंस एजुकेशन के। उन्होंने औरतों के पढ़ने के लिए स्कूल्स बनाए, है ना, और ये चाहते थे कि औरतें पढ़ें। एंड हेल्प्ड ड्रिंक वाटर बेथून
in establishing first Indian school for girls in कलकत्ता। और ड्रिंक वाटर बैथून ने जो थे उनकी मदद की, और फिर इन लोगों ने पहला भारतीय स्कूल खोला लड़कियों के लिए, कहाँ पर, कलकत्ता में, कब, 1849 में। एज इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ही ओपन 35 स्कूल्स फॉर गर्ल्स, और इन्होंने 35 स्कूल्स ओपन किए सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, लड़कियों के लिए। जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे वो क्लेम करते थे कि जो हिंदू रिलीजन है वो मना करता है कि भाई औरतों को पढ़ाओ नहीं, ठीक है, एंड ट्राई टू ब्लॉक हिस एफर्ट, और ईश्वरचंद विद्यासागर के एफर्ट्स को ब्लॉक करने की कोशिश की। ग्रेट डील ऑफ प्रिजुडाइज अगेंस्ट द एजुकेशन ऑफ वीमेन इन दोज डे, और उस दिन एक अलग ही सोच थी, एक अलग ही प्रिजुडाइज था, निगेटिव सोच थी लोगों की कि भाई यार औरतों को पढ़ा दोगे तो ये गलत होगा, वो सोशल स्पेयर में पार्ट लेंगी, वो करप्ट हो जाएंगी। कुछ लोगों का तो ये भी बिलीव था कि अगर एजुकेटेड गर्ल होंगी तो वो जल्दी विडो हो जाएंगी। देखो एक बात सही भी है कि अगर आप एजुकेटेड हो तो आप अपने हस्बैंड से क्वेश्चन पूछोगे, उसको गलत करने से रोकोगे, अब वो बेचारा तो यही सोचेगा ना, भाई मेरा जीवन कहाँ इस औरत के कंट्रोल में आ गया, अभी मुझे कोई गलत काम नहीं करने दे रही है, मुझसे हर बात पे क्वेश्चन पूछ रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए ये बता रही, तो बेचारा सोच सोच के मर सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पर पहले के लोग ऐसा सोचते थे कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की होगी तो वो जल्दी विडो हो जाएगी, मतलब उसके हस्बैंड की डेथ जल्दी हो जाएगी। विद्यासागर ने स्ट्रगल किया कि भाई ये जो क्रिपलिंग प्रिजुडाइजेज हैं, औरतों को पढ़ाओ लिखाओ मत, ये विडो हो जाएंगी, ये करप्ट हो जाएंगी, इससे उन्होंने सोसाइटी को ऊपर लाने की कोशिश की, ठीक है। और ये और विद्यासागर को ये बिल्कुल अच्छे से पता था कि ये हरक्यूलिन टास्क होने वाला है। हरक्यूलिन एक अच्छा वर्ड है बेटा, आप सबको पता होना चाहिए। अत्यंत कठिन, मतलब जो काम सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे टफ हो उसके लिए आप हरक्यूलिन वर्ड का यूज़ कर सकते हो। हरक्यूलिन मीन्स व्हाट? बहुत टफ, अत्यंत कठिन, सबसे ज़्यादा जिसमें आपका दम लग जाए। उन्हें ये पता था कि भाई ये जो क्रिपलिंग प्रेजुडिसेस हैं रिगार्डिंग वीमेन, इनको सोसाइटी से हटाना एक आसान काम नहीं, हरक्यूलिन टास्क है। फिर भी उन्होंने बिना डरे पूरे डिटर्मिनेशन के साथ काम किया, सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम किया और अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा। बेटा देखो कोई भी चेंज एक तो दिन में नहीं आता, उसके लिए बेटा विद्यासागर ने पॉलीगैमी मतलब एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ होना, बहुविवाह, उसके ऊपर भी काम किया। चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर भी काम किया कि भाई ये छोटे छोटे बच्चों की शादी करना गलत है, एक वाइफ का एक ही हस्बैंड, एक हस्बैंड की एक ही वाइफ होनी चाहिए। पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह, एक से ज़्यादा आप शादियां कर रहे हैं, आदमी है तो दो दो चार चार पत्नियां रख रहा है, ये गलत है। इसके खिलाफ भी उन्होंने कैंपेन किया, इसके अगेंस्ट में कैंपेन किया, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में कैंपेन किया विद्यासागर ने। और बेटा विडोज़, विडोज़ मतलब विधवा। बंगाल में जब उन्होंने देखा कि यार जो विधवा औरतें हैं, विडो हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो बहुत ही मिज़री वाला, दयनीय स्थिति वाला, बहुत ही सफ़र करने वाला, सफ़रिंग जीवन जी रही हैं, तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे, डीपली पेन्ड, बहुत ज़्यादा दुःख होता था उनको इस बात को जान के, समझ के। इसलिए उन्होंने एक बोल्ड मोमेंट लिया और उन्होंने कहा कि भाई रीमैरिज कर देनी चाहिए विडोज़ की। जो विधवा हैं वो ऐसा जीवन क्यों जिएँ, इतना लाचारी, इतना मजबूरी, इतना सफ़र करने वाला जीवन क्यों जिए, इससे बेटर है हम उनकी शादी कर दें। और बेटा जितने भी ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ थे वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि विधवाओं की फिर से शादी करा दी जाएगी। भई ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो पागल व्यक्ति है, ये तो हमारी सोसाइटी को ख़राब कर देगा, और बहुत ही पावरफुल रिएक्शन आया इस बात के अगेंस्ट में। पर फिर भी फ़ियरलेसली, टायरलेसली काम करते रहे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। एट टाइम हिज लाइफ वॉज थ्रेटन, इवन उनको जान से मारने की धमकियाँ मिलने लगी, उनके ऊपर फिजिकली अटैक हुए, कोई पत्थर मार रहा है, कोई लाठी चार्ज कर रहा है। क्यों? क्योंकि विधवाओं की शादी की बात कर रहे हैं। पर कोई भी उनके डिटर्मिनेशन को उनके पाथ से हटा नहीं पाया। बट नथिंग कुड डिटर हिम फ्रॉम हिज चूजन पाथ, और वो अपने रास्ते पर चलते गए, सारी परेशानियों का सामना करते रहे, और एक दिन उन्हें इस बात का फल भी मिल गया। लॉर्ड डलहौजी ने पास कर दिया विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में। लॉर्ड डलहौजी वही लॉर्ड डलहौजी हैं जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाए थे, जो कि बहुत खराब था पर एक अच्छा काम भी किया। इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास कर दिया 1856 में, और ईश्वरचंद विद्यासागर की मेहनत रंग लाई। पहला फर्स्ट लीगल हिंदू विडो रीमैरिज सेलिब्रेट हुआ कलकत्ता में 1857 में। एक साल होने के बाद में हमने द फर्स्ट लीगल हिंदू विडो रीमैरिज वॉज सेलिब्रेट किया। कब? कलकत्ता में। कब? 1857 में। 56 में लॉर्ड डलहौजी ने पास कर दिया था।
किसके सपोर्ट से, विद्यासागर के सपोर्ट से इसको सेलिब्रेट किया गया। ये बहुत बड़ी जीत थी बेटा फॉर द चैम्पियंस ऑफ विमेंस एमेंसिफिकेशन, जो औरतों की मुक्ति चाहते थे, उसके लिए ये बहुत बड़ा कदम था, बहुत बड़ी विक्ट्री थी हर उस व्यक्ति के लिए जो विडो की लाइफ में कुछ ना कुछ सुधार लाना चाहते था। तो बेटा इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, 19th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1801 से स्टार्ट होकर 1900 पे ख़त्म होता है। इसका अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो 1840s, 1850s, 1830s, 1820s। फर्स्ट हाफ में बहुत सारे सोशल, बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारी स्टेप्स ली गई इन रिफॉर्म्स के टुवर्ड्स। जो प्रोसेस था सोशल रीजनरेशन का, उसने मोमेंटम लिया सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 60s 70s आते आते बहुत तेज़ी से रिफॉर्म होने लग गए। जो ग्राउंड था उसे प्रिपेयर किया गया, और जब सोशल रिफॉर्म हो गए, रिलीजियस रिफॉर्म हो गए, तब हम नेशनलिज्म की बात करने लगे, नेशनलिज्म का राइज हुआ, और यहाँ पर नेशनल मूवमेंट का भी ग्रोथ हुआ। बेटा हम दयानंद सरस्वती को पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक कोई बात? I'm ending this video here only. If you have any doubt or any problem to write in comment section.